तार साहब, पहली बात तो ये है कि भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि श्रीलंका के साथ तो हमारा जो एक नेचुरल ताल्लुक था, पाकिस्तान के साथ हमारा कोई वो सेंटिमेंट्स नहीं है जो हमारे श्रीलंका के साथ थे। तो अगर पाकिस्तान में हालात ख़राब होते हैं तो हमें कोई लेना देना नहीं है उन चीज़ों से। और वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो जो करेगा वो भरेगा। बेसिकली उनकी जो एक्शंस एंड चॉइसेस हैं वो अपनी मर्जी के हैं। एक तो ये फॉरेन खत्ते के वाले से बड़ी अहम स्टेटमेंट है। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर जेल भरो तहरीक शुरू है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक सुमोटो नोटिस लेके एक बड़ा 9 जजेस का बेंच बना दिया है। और इंटरनेशनल स्टेचर पे तार साहब, रशिया और अमेरिका की जो डायलॉग होता है, CBMs होते हैं न्यूक्लियर के हवाले से, जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है उस पर भी सुना रशिया विड्रॉ कर रहा है। तो ये अगर रशिया और अमेरिका इस तरह, तारड़ साहब, इंटरनेशनल सिस्टम में वैक्यूम पैदा हो गया तो हमारे साउथ एशिया में जिस तरह डॉक्टर जयशंकर ने बात की है, इधर तो बहुत बड़ा वैक्यूम पैदा हो जाएगा। और अगर कोई एडवेंचरिज्म शुरू हो गई, जैसे चाइना बड़ा एग्रेसिव हुआ पड़े, तो हाउ डू यू सी दिस डेवलपिंग सिचुएशन? जरा डोमेस्टिकली हमें बताइएगा ये किस तरह हमें इम्पैक्ट कर सकता है। चीमा साहब, मैं डॉक्टर जयशंकर साहब की स्टेटमेंट से 50% एग्री करता हूं, लेकिन 50% डिसएग्री करूंगा। उसकी वजह ये है, नेचुरल रिलेशनशिप हमारे भी भारत के साथ बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमारी जबान एक है, हमारा डीएनए एक है, हमारी खुराक एक है, हमारी हर चीज एक है, सोचें एक है। लेकिन जो असल मसला है, जो 50% में डिसएग्री करूंगा, दोनों ममालिक के अंदर नफरतों के ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट हो चुकी है पिछले 76 साल। वो मैं उस पर बिल्कुल मैं डॉक्टर जयशंकर साहब को ये कहूँ, उनके उसको रीबट करना चाहूंगा कि डॉक्टर जयशंकर साहब ने ये जरूर कहा है कि इसमें भी नन ऑफ देयर बिजनेस। लेकिन जो मेरी उसमें डिसएग्रीमेंट है वो ये भी है कि जिन बुलंदियों को भारत इस वक्त छूता जा रहा है टेक्नोलॉजी के लिहाज से, डिजिटल इंडिया, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, अमेरिका खासकर वेस्टर्न सिविलाइजेशन के साथ रिलेशनशिप के साथ, ऋषि सोनक के साथ जो रिसेंटली उनके एनएस, ये सारी चीजें जब कर रहे हैं, और G20 की उनके पास प्रेसिडेंटशिप है, उसके बाद ये सारी चीजें करने के बाद अगर वो अपने रीजन के अंदर तवज्जो नहीं दे पाएंगे तो मैं समझता हूँ इसे। जब वो ये कहते हैं कि वी आर गेटिंग अ लीडरशिप रोल इन द रीजन, और जब वो दूसरे साइड पे ये कह रहे हैं कि हम जाके रशिया और यूक्रेन की आर्बिट्रेशन करा रहे हैं जंग के लिए, तो पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप ठीक करने पे उसको इस तरह अबैंडन करके क्या ख्याल है उनका, कोई बेहतर होगा? नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि ये भी एक इसके ऊपर भी मैं ये नहीं कहूंगा कि भारत को अल्टीमेटली हैज टू ट्विस्ट बैकवर्ड्स, लेकिन दोनों ममालिक जब तक इस चीज को भी आप रिजॉल्व नहीं करेंगे, यू वॉन्ट बी एबल टू गेट द लीडरशिप रोल रीजनल और इंटरनेशनल। मेरे ख्याल में डॉक्टर जयशंकर साहब, मैं एक्सपेक्ट करता हूं हमेशा उनसे, जब भी वो बायलैटरल टॉक्स की बात करते हैं, जब भी वो बात करते हैं कि वी आर इंटरेस्टेड इन हैविंग अ परमानेंट सीट एट यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें जब इतने बड़े स्टैचर के बारे में सोचते हैं, इतने बड़े उनके ख्वाब हैं, उनके ड्रीम्स हैं, तो उसमें पाकिस्तान भी उसका हिस्सा आता है, अफगानिस्तान भी उसका हिस्सा है। रीजन की स्टेबिलिटी के साथ उनकी कंट्रीब्यूशन, इसमें उनको मेरे ख्याल में they have a role to play in there, और उनको करना चाहिए मेरे ख्याल में। उसमें सारी चीजें ना उन पे ब्लेम की जा सकती हैं, ना सारी चीजें उन पे डाली जा सकती हैं। दोनों ममालिक को, पाकिस्तान और भारत को, बेबी स्टेप्स लेने होंगे रिगार्डलेस हाउ। मैं हमेशा ये कहता हूँ चीमा साहब, 76 साल अगर नफरतें की हैं तो आने वाले दिनों में पीस और हार्मनी को भी टाइम देना चाहिए। नथिंग गोज रॉन्ग विद इट। एक ट्राई करने में क्या हर्ज है? जिस तरह पिछले दिनों में मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा एक आइडिया था जो परवेज मुशर्रफ दौर में था कि कुछ चीज़ों को भुला के फॉर एटलीस्ट 20 ईयर्स कश्मीर मैटर को या किसी चीज़ों पे तो ट्रेड शुरू किया जाए, क्योंकि मैं समझता हूँ जब ट्रेड शुरू किया जाता है, कल्चर और दूसरी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता डायल डाउन हो जाती हैं। लेकिन ये भी वक्त की ज़रूरत है। नफरतों के साथ गुजारा जो है मेरे ख्याल में नेगेटिव विल मेक यू नेगेटिव, उसमें से अच्छी चीज कोई नहीं निकलती। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान, आज भी मीटिंग्स उनकी चल रही हैं प्राइवेट बैंकर्स के साथ, और इस वक्त हमारा जो ट्रिप है एक जिसमें हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब हैं और हमारे ISI के हेड जो हैं इस वक्त वो दे आर इन अफगानिस्तान टू डिस्कस, टू हैव अ डायलॉग व्हाट इज द सिचुएशन ऑन TTP।
लेकिन अफसोस के साथ ये कहूंगा कि इस वक्त हमारा तोरखम का बॉर्डर बंद है और संडे वाले दिन वहां पे फिर दोबारा फायरिंग हुई है। एक हमारा पाकिस्तान वाली साइड पे एक हमारा सोल्जर इज इंजर्ड, लेकिन उसमें मसाइल हल होने चाहिए। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ मसाइल भी छोटे छोटे हैं, डूएबल है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मसाइल में सबसे बड़ा उनको जो एतराज है कि हमारी खवातीन और बुजुर्गों को वहां पे ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, और उनमें उनके कई एल्डर आते हैं जो कि अपने ट्राइबल चीफ होते हैं। और दूसरा मसला उनका ये बन चुका है कि पहले लोगों का फ्री आना जाना था, कंधार के सूबे के जो लोग थे वो ओपनली आ जा सकते थे पख्तून बैकग्राउंड की वजह से, लेकिन दूसरे लोगों को वीजे की जरूरत होती है। आजकल सुना है हजार डॉलर, एक हजार इधर वो वीजा उनको लेने में खर्च करना पड़ता है। ज्यादातर जो लोग बॉर्डर क्रॉस करते हैं तिबी मसाइल हैं उनके, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। पाकिस्तान को मेरे ख्याल में चाहिए कि उस पर कुछ अपनी फराख दिली दिखाएं और कोई प्रोसेस ऐसा इन्वेंट करें जिससे ये चीजें सेटल हो सके। जो मेरी एक और इंफॉर्मेशन है कि वहां पे एक और बड़ा मसला है, तोरखम और चमन बॉर्डर वन ऑफ द करप्ट बॉर्डर्स इन द वर्ल्ड जो है मशहूर है। वहां पे जो लोग हमारे अदारों के हैं वो वहां पे करप्शन के जो है उनकी स्टोरियां मशहूर हैं। लेकिन इफ वंस इज इंटरेस्टेड टू डू इट इज डूएबल। एक तो ये था। दूसरा, इस वक्त जो मैं समझता हूँ जो बाइडन साहब ने एक बड़ा एक हॉलीवुड स्टाइल बॉलीवुड स्टाइल किस्म का दौरा किया उन्होंने। यहाँ से वो गए और अपनी टीम के जो टेलीफोन है वो बंद करा दिए गए, उनसे ओथ लिया गया, फिर एक ड्रामा किया गया। यहाँ से जब गए हैं तो वहाँ उनको बताया गया कि प्रेसिडेंट इज ऑन हिज वे, सो कोई गलती से ना कोई चीज़ फेंकें। और फिर वहाँ जाके सायरन चलाए गए और जिस तरीके से उन्होंने नेटो की जाके मार्केटिंग की, वहाँ की नेटो पे जाके फिनलैंड और स्वीडन की जो उनको की मेंबरशिप है उसके बारे में, और फ्रीडम और कम्युनिज्म और सोशलिज्म को कंपैरिजन किया। हालांकि अमेरिका के अपने हालात इतने ख़राब हैं, इनकी अपना इलेक्शन जो है इलेक्शन इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी, अमेरिकन दे आर लूजिंग फेथ ऑन इट। लेकिन उसका आज जो रिटेलिएशन में सबसे बड़ी बात तो ये है कि व्हाट इज, अगर सोचा जाए थोड़ा सा कंपैरिजन किया जाए तो जो बाइडन was a vice president with Obama when they were fighting in Iraq, or the Putin, who is trained by the KGB, he has forecasted them, he has studied them, he knows exactly what kind of policies going on with America, because इस दौर को, जो बाइडन के दौर को अमेरिका में कहा जाता है this is a third term of Barack Obama। तो बराक ओबामा पॉलिसीज वर वेरी कैलकुलेटेड बाय पुतिन। उन्हें पता है एग्जैक्टली कि दे आर नॉट वॉर रेडी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव यू अ सपोर्टिंग आर्गुमेंट ऑन इट। लेकिन उन्होंने जो सबसे पहला स्टेप आज लिया है, जो इनके दोनों के दरमियान एक न्यूक्लियर ट्रीटी थी कि इसको मजीद ग्रो नहीं करेंगे, उसको कहा जाता था न्यू स्टार्ट ट्रीटी। इस वक्त अमेरिका के पास 1600 के करीब न्यूक्लियर वेपन्स हैं और रशिया के पास 1500 कुछ है, और इन दोनों को अगर कंबाइन किया जाए तो दिस इज 90% ऑफ द इंटायर वर्ल्ड्स न्यूक्लियर आर्सनल। अब उसको मैं आगे बताना चाहूंगा कि व्हाई अमेरिका इज नॉट वॉर रेडी। आज दूसरा वॉशिंगटन डीसी में जो सबसे बड़ी खबर है कि इन्होंने 31 इब्राहिम टैंक्स M1 टैंक्स दिए, लेकिन वो टैंक्स दिए हैं 1980 के बने हुए थे। इनके पास टैंक्स मौजूद ही नहीं है। इनके पास ना बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम इनके पास अभी अप टू डेटेड है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अमेरिकन्स आर नॉट वर्किंग। यहाँ पे अगर बर्गर फ्लिप करने के लिए बंदा नहीं मिल सकता तो इनके टैंक कौन बनाएगा। और खुद इस वक्त सबसे बड़ी मूवमेंट चल रही है अमेरिका के अंदर, आफ्टर लीगलाइजिंग वीड, marijuana और दूसरी ड्रग्स। अब मूवमेंट जो चल रही है, हर स्टेट जो है उस पर इंटरेस्टेड है, अब फेडरल गवर्नमेंट भी उस पर इंटरेस्ट ले रही है। वर्किंग 4 days a week और दूसरी साथ उसके वर्क फ्रॉम होम। ये ओरिजिनली अगर मुझसे पूछा जाए तो ये काम ना करने के बाद। तो अगर ये मूवमेंट चल रही है तो फिर इनकी तोपें और मिसाइल कौन बनाएगा? चाइना तो नहीं बनाएगा ना। कपड़े जूते तो चाइना से बनवा लेते हैं, मिसाइल कहाँ से बनेगा? तो दर हकीकत मैं आज बड़ी तकलीफ के साथ ये कहना चाह रहा था, जो मेरी माजी की स्टडी है कि एक सुपर पावर को दोबारा नीचे गिरने में 250 साल लगते हैं। तो मैंने आज कैलकुलेटर इस्तेमाल किया तो 1776 को जब मैंने चेक किया है तो 4 साल बाकी है। तो मेरे ख्याल में वो 4 साल का पीरियड जो है वो उसमें हम आ चुके हैं। Last 5 years being the superpower on the planet, China and Russia is catching up.
साथ में इस पे क्लोज इस बात पे करूंगा, इस अपने आर्गुमेंट को, कि प्रेसिडेंट शी इज गोइंग टू रशिया, और इस वक्त वो रशिया क्या एक्सपेक्ट कर रहा है चाइना से? वेपन्स। और सबसे बड़े वेपन्स कौन से हैं? ड्रोन्स। तो अमेरिका ने स्टिंगर दिए थे यूक्रेन को, उन्होंने चलाए, उन पे उनके फाइटर गिराए हैं, लेकिन दे आर सिटिंग टुगेदर एंड दे आर मेकिंग अ न्यू अलायंसेस अगेंस्ट दैम। और इस वक्त अगर देखा जाए तो जो ग्रुपिंग बन रही है, अमेरिका इज बैटिंग एवरीथिंग ऑन इंडिया, बल्कि यहां तक है कि ना सिर्फ मिलिटरीली, अपनी इकोनॉमी भी सारी उन्होंने इंटेलेक्ट आउटसोर्स कर दिया है। रिसेंट मिसाल की है उसके यूट्यूब के जो सीईओ हैं, हमारे नील मोहन, वो भी हालांकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, इनको यहाँ से कोई बंदा नहीं मिला, तो उन्होंने वो भी इंटेलेक्ट भी अपना आउटसोर्स कर दिया है। तो जब कौमें हर चीज आउटसोर्स कर दें तो फिर उनकी हर चीज आउटसोर्स हो जाती है। खुद मुझे जिस स्पीड से चल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि अमेरिकन बच्चे जो है फ्यूचर में शंघाई और बीजिंग के अंदर ये उबर चलाएंगे, और उसके बाद वहां पे ये पिज्जा डिलीवर करेंगे, क्योंकि दे हैव ड्रॉप्ड द टॉवर। इनोवेशन खत्म हो चुकी है। इंग्लिश और मैथ में अभी बिल्कुल स्कूलों के अंदर, मैं चिमा साहब आपके साथ गए थे जब हार्वर्ड, हर क्लास के अंदर आपने देखा होगा कि इंडियन और चाइनीज बच्चे बैठे हैं, और इनके अपने बच्चे बड़े प्राउडली कहते हैं, वी आर सो प्राउड, 55% ऑफ आवर यूथ इज स्मोकिंग marijuana। सो दिस इज व्हाट यू गेट। मेरे ख्याल में 250 ईयर साइकिल इज गेटिंग टू द एंड। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये आपने तार साहब एक जो रीजनल एंड इंटरनेशनल जो लेंस है उसको हमारे सामने पेश किया है। तार साहब, एट होम इस्लामाबाद में और लाहौर में इमरान खान साहब ने जो शुरू किया है कि एक जेल भरो तहरीक, तो उसमें कुछ मज़े की चीज़ें भी आई कि जब पहले तो उनको पकड़ नहीं रहे थे, जब पुलिस ने पकड़ लिया तो उनको कहा इनको हम जो है ना दूर दराज किसी जेल में ले जाएंगे। तो वो शाह महमूद कुरैशी साहब जो हमारे साबिक वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने कहा ये हमें कहाँ लेके जा रहे हैं, हमारी तो बात हुई थी आप हमें लाहौर में रखेंगे। तो अब सुना है उनको पता नहीं कहीं और लेके जा रहे हैं। एक तो ये बड़ा वो समझते हैं कि बेसिकली तो वो एस्टैब्लिशमेंट को पैगाम दे रहे हैं कि आप हमारे बंदे पकड़ोगे तो हम तो जेल लोगों को नॉर्मल समझते हैं, ये तो बात ही कोई नहीं है। एक बात ये। दूसरा तारड़ साहब, ये जो इस्लामाबाद में हमारी जो जुडिशरी है, उन्होंने फिर ये किया है कि उन्होंने अपनी मर्जी, कहा ये जा रहा है, ये PMLN का कहना ये है कि अपनी मर्जी के जजेस जो हैं उनका एक बेंच बनाया है 9 जजेस का, जो डिटर्मिन करेगा कि खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब के अंदर जो लोग होने हैं प्रोविंशियल असम्बलीज की इलेक्शन है वो कैसे होंगे, उसके ऊपर सो मोटा नोटिस ले लिया है। आप क्या समझते हैं, जिसमें मुज़ाहिर अली अकबर साहब जस्टिस साहब को भी डाला गया, जिनको जो कंट्रोवर्शियल हैं जिनके बारे में कह रहे हैं PMLN कहती है, जस्टिस एजाज एहसन साहब हैं उनके बारे कह रहे हैं कि ये क्यों बेंच का हिस्सा इनको निकाल दिया जाए। और सो ये आप कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान का ये मंजरनामा? IMF हमें कह रही है कि बेल्ट टाइट करें, इंटरनेशनल की चाइना ने $700 मिलियन का लोन दे दिया है, मेरा ख्याल है वो हमारे बैंकों में आ जाएगा, थोड़े रिजर्व शायद ऊपर आ जाएंगे। आप कैसे देख रहे हैं? इमरान खान स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, इंस्टेबिलिटी की तरफ लेके जा रहे हैं, एंड पर्टिकुलरली ये जो कोर्ट्स अपना रोल प्ले करने लगी हैं, इसको आप कैसे देखते हैं तार साहब? चीमा साहब, मैं सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि जेल भरो मूवमेंट क्या है, इस वक्त किस तरह की चल रही है। मेरे ख्याल में ये जो जेल भरो मूवमेंट है, ये टिकटॉक की जेल भरो मूवमेंट है। मैं उसको इस तरह बताऊंगा, लाहौर की आबादी तकरीबन 2 करोड़ की आबादी है, उसका 1% 2 लाख बनता है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 2 लाख लोग आएंगे, लेकिन 2 लाख लोग नहीं थे आज। लोग जेलें किस तरह की थी, लोग घरों से जेलें पिंजरे बना कर लाए थे, कुछ लोग गाड़ियों के ऊपर रखे हुए थे, प्लास्टिक के पिंजरे थे, और सिर्फ उनको ला के बाहर खड़ा करके उन्होंने सुल्तान राय स्टाइल अंदर खड़े होकर इस तरह करके तो तस्वीरें बनाई। और उसके बाद वो सिर्फ टिकटॉक, यूट्यूब और ट्विटर का ये जेल भरो मूवमेंट थी। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो सेंसेबल लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मिस्टर हैंडसम खुद आज गिरफ्तारी देंगे, लेकिन वो तो जमानतें कराते फिर तो मानते थे। बल्कि आज एक दूसरी खबर बहुत बड़ी आई है, पता नहीं है वो सच्ची है या झूठी है। वो कहते हैं कि डार साहब जो है वो ही हैज लेफ्ट फॉर दुबई। उनको 3 दफा बुलाया गया है एंटी करप्शन ने, और लेकिन वो नहीं आए, और कल रात को दुबई फ्लाई कर गए। ये भी एक खबर है, पता नहीं अभी किस हद तक ये ठीक है या नहीं। दूसरा उसमें ये बताना चाहूंगा कि चीमा साहब, मैं एक बात पे बड़ा खुश हूं कि नून लीग वैसे तो हर चीज में तकरीबन 50 साल पीछे है PTI से, लेकिन एक काम उन्होंने ये किया है। एक तो उन्होंने कहा कि हम जेल लेके जाएंगे मियाँ वाली और डेरा गाजी खान, एक। दूसरा उन्होंने कहा कि जिनको हम अरेस्ट करेंगे 1 महीना उनको जेल में रखेंगे,
दूसरा, तीसरा उन्होंने कहा कि जिसको हम अरेस्ट करेंगे उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करेंगे कि उस पर पहले तो नहीं कुछ किसी में पकड़ने वाला। आखिरी जो इंटरेस्टिंग बात उन्होंने कही कि हम हर एक का इनकम टैक्स गोशवारा में चेक करें। तो ये उन्होंने ट्रैप बिछाया है इनके लिए। और दूसरा ये जेल फरोग मूवमेंट है। उसके बाद अगली बात IMF की जो मैं करना चाहूंगा कि आज डार साहब एक जर्मनी का बैंक है, उसको भी मिलने तरले किए हैं, यहूदी ज्यूज ओन्ड है। और मैं उनका देख के बड़ा हैरान इस चीज से हुआ था कि डार साहब आज उनको सफाइयां पेश कर रहे थे कि मैंने पहले भी IMF के सारे कर्जे एज ए फाइनेंस मिनिस्टर वापस किए हैं, बड़े अच्छे पैकेज मैं ही डील करता रहा हूँ। ये वही डार साहब है, जब वापस किए तो सबसे पहला इनका जो स्टेप था वो इस्लामी बगैर सूद के निजाम था, और आज यहूदियों के आगे वो अपनी सफाइयां पेश कर रहे हैं। और दूसरा उसमें चीमा साहब अगर देखा जाए, अब अदालतों की बात कर रहे हैं, अदालतें हमारी जो भी बेंच बना रही हैं वो लकड़ी के बेंच है, उनमें कोई भी बेंच सीधा नहीं है। उसकी वजह ये है कि पहले हैशटैग उड़ाया नून लीग वाले ने पिछले दिनों के दामाद कोड, उसके बाद आज तारड़ साहब ने जो आपने बात की है कि उन्होंने कहा कि ये 2 जज जो है सुप्रीम कोर्ट के ये नून लीग के दुश्मन, ओपनली मैं हैरान हूं, उन्होंने नाम लिए जजों के। तो ये अदालतें। और तीसरा मेरा जो सपोर्टिंग आर्गूमेंट है वो ये है कि 139 में से पहले ही 130 नंबर है, तो इन अदालतों से क्या एक्सपेक्ट आप करेंगे? मेरा मकसद जिस दिन ये कौन सी अदालतें हैं जहां जज सारा दिन शाम 7 बजे तक बैठ के मिस्टर हैंडसम का इंतजार करते हैं, पता नहीं सेल्फियां बनाने के लिए बैठे रहते हैं कि रानी इमरान खान साहब के सेल्फियां क्या करनी। लेकिन ये कौन सी अदालतें हैं? और जिस दिन वहां पे जलसा किया गया लाहौर हाई कोर्ट के अंदर 2 जमानतों वाला ड्रामा, अब तो बेचारे जो रिटायर जज हैं वो भी चीखे। आज बल्कि मैं हैरान था कि एक अपना जज है उनके सदीकी साहब पिंडी में, उनको डेट नहीं मिल रही, वो अदालत में पेश होना चाहते। और दूसरा सलूक जो है शायद खाकान अब्बासी के साथ जो किया गया, ये किस किस्म की अदालतें हैं और कौन से स्टैंडर्ड हैं, कौन से कवानीन हैं। और आज मैं एक और ये बात कहूंगा, जिस तरीके से खूबसूरती के साथ मैं अप्रिशिएट करूंगा, PTI ने एक बड़ा अच्छा काम किया है, जिसका कई लोग भारत से भी कह चुके हैं कि जो काम वो नहीं कर सके इन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ किया, एस्टेब्लिशमेंट को चारपाई के नीचे कर दिया। अब दूसरा काम ये कर रहे हैं, अब अदालतों को भी चारपाई के नीचे करेंगे। देखे ना, 2 सुप्रीम कोर्ट के जज तो आज फिर तारड़ साहब ने कंट्रोवर्शियल कर दिया ना, आज वो उनके ऊपर कोई अब उनको भी क्लैरिफाई करना पड़ेगा जिस बेंच पे जाएंगे वो। और ये मैं सबसे बड़ी सीधे लॉ ये कहना चाहूंगा, चेंज ऑफ वेन्यू जो होता है क्लाइंट का हक होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है। अगर उसको अदालत पे या उस जज के ऊपर शक है कि मुझे यहाँ से इंसाफ नहीं मिलेगा, तो वो अपना केस किसी दूसरी अदालत में ले जाने का कानूनी तौर पर उसका ये हक है। मैं समझता हूँ कि अब वो उन्होंने 2 जज तो फारिग कर दिए सुप्रीम कोर्ट के। आज तारड़ साहब ने ये कहा कि बोथ ऑफ देम दे आर एंटी नून लीग। तो ये कौन सी अदालतें हैं, तो कौन सा इंसाफ है? किसी राइट ट्रैक पर नहीं है। आज मैं ये लास्ट पे ये जिस तरह मैं पहले भी हमेशा कहता हूँ, खान साहब पाकिस्तान को, मैं खुश ये होता कि खान साहब आज मैं बड़ा, खान साहब कहते आए मिलके पाकिस्तान को पांव पे खड़ा करें, आए पाकिस्तान को डिजिटल पाकिस्तान बनाएं, आए यहाँ पे स्टार्टअप शुरू करें। अफगानिस्तान ने जो छोनिया अमेरिकन छोड़ के आए हैं, वहां पे उन्होंने अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज शुरू कर दी हैं, वहां पे उन्होंने इकोनॉमिक हब बनाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन हमारे मुल्क में कोई नहीं सोचता। उन्होंने जो जिहाद का खाना खाली छोड़ा था तालिबान ने, उसको खान साहब भरने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका एंड जो है वो बिल्कुल तबाही है। और मैं एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।